अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम प्रोग्राम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, सेल टैक्स रिटर्न में जो मसाइल आ रहे हैं, जो लेक्चर H1 और जे हुकूमत ने लगाया है, उसमें क्या मुश्किलात है, सेल टैक्स एक्ट 1990 क्या कहता है, कानून क्या रिलीफ देता है रजिस्टर्ड पर्सन को, और जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए क्या नुकसानात है। सेल टैक्स के जो डिजिटल इनवाइसिस है, जिसकी हुकूमत ने शर्त रखी है, जिसके लिए टैक्स बार 1 साल का मुतालबा कर रहे थे, इसको 1 साल के लिए मौखर कर दें, लेकिन हुकूमत बाजिद थी उस पर लगाने के लिए। अब उसके क्या असरात होंगे हमारी इकॉनमी पर, उस पर गुफ्तगू करेंगे। और गुफ्तगू करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे अरशद बशीर साहब। आप FCMA हैं, माहिर टैक्स अमूर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। अरशद बशीर साहब, ये बताइएगा कि डिजिटल इनवॉइसिंग में क्या मसाइल आ रहे हैं और ई कॉमर्स वालों को रजिस्ट्रेशन के लिए आसानी पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। ये जो डिजिटल इनवॉइसिंग का टॉपिक है, ये बड़ा हार्ड टॉपिक है। इसके बाद जो असल में फाइनेंस एक्ट आया है, उसके अंदर बहुत मेजर चेंजेस की। टैक्सेशन के अंदर जो है ना, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ई कॉमर्स का पूरा जो बिजनेस है, उसको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई है। फिर जो ये ऑनलाइन इंटीग्रेशन है, ये फेक फ्लाइंग इनवाइसेस हैं, इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए कुछ मेजर्स लिए गए हैं, जिनमें रियल टाइम इनवाइसेस वाला भी कंसेप्ट लाया गया है। क्योंकि पहले नॉर्मली तो ये होता था कि वो टैक्स पेयर जो था वो पूरा महीना सेल करता रहता था, महीने के बाद डिसाइड करता था तो उसने क्या क्या सेलें डालनी है, किस किस को सेलें डालनी है, उस वक्त से इनवाइसिंग हो जाती थी। तो वो चीज़ें थी, उससे आपके फेक फ्लाइंग इनवाइसेस ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही थी। तो उसको काउंटर करने के लिए अच्छा मैयर है, मतलब गवर्नमेंट ने जो किया है अच्छे मैयर्स हैं, ताकि आप अकानमी जो है ना डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए हमें। लेकिन यह कि इन्होंने जो इसको अब्रप्टली इम्प्लीमेंट किया ना, ये थोड़ा सा इशू है। इसको फेज अभी कुछ काफी अभी SR इन्होंने किया है 1314, जिसके तहत इन्होंने इसको फेजेस में कर दिया है कि वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो उनके लिए डेडलाइन 1 सितंबर की है कि वहां तक डिजिटल इनवॉइसिंग इशू करेंगे। फिर अदर देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो बाकी कंपनीज हैं, जिनका टर्नओवर है वो 1 बिलियन से अबव है, तो वो भी 1 सितंबर तक इंटीग्रेट करेंगे। या जो इंपोर्टर्स हैं तमाम, उनके भी डेडलाइन जो 1 सितंबर की है, अपने आप को डिजिटल इनोवेशन में इंटीग्रेट करें। उसके बाद जो बाकी कंपनीज हैं, जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज्यादा है लेकिन 1 बिलियन से कम है, तो उनके लिए 1 अक्टूबर डेडलाइन रखी गई है। इस तरह इंडिविजुअल AOP के लिए भी डेडलाइन है। इस तरह इसको फेजेज में करके ये 1 दिसंबर तक ले गए हैं कि लोग डिफरेंट फेजेज में अपने आप को इंटीग्रेट करें। और कानून तो ये पहले मौजूद था, पहले से टीयर 1 रिटेलर के लिए था कि वो B2C था, यानी आप बिजनेस से जो कस्टमर को या कंज्यूमर को सेल है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया हुआ था। जो टीयर 1 रिटेलर अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल लगाएंगे, वहां से अपनी सेल जो है वहां से इशू करेंगे और वो FBR को डायरेक्टली रिपोर्ट हो रही होगी। लेकिन आज जो डिजिटल इनवॉइसिंग का कंसेप्ट आया है, ये B2B है। आप बिजनेस जो सेल है वो भी इसमें कवर होती है। तो आप इसमें अगर हम सेल टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को देखें, तो उसके अंदर सेक्शन 3 के अंदर सब सेक्शन 9A मौजूद था, जिसके अंदर पॉइंट ऑफ सेल और ये सारी चीजें मौजूद थी। लेकिन ये इस साल उस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया, क्योंकि ये चीजें उठा के जो है ना अदर सेक्शंस में डाल दी गई। आपका सेक्शन 22 है, जो आपके रिकॉर्ड से रिलेटेड है सेल टैक्स एक्ट का, तो वहाँ पे भी ये डिजिटल रिकॉर्ड की मेंटेनेंस और इस तरह की प्रोविजन डाली गई है। सेक्शन 23 है आपका सेल टैक्स का, जिसके अंदर इनवाइसेस के बारे में इनवाइसेस इशू करनी है आपने, तो उसमें आप इनवाइसेस सबसेक्शन 5 और 6 जो है सबसेक्शन इंसर्ट किए गए इस साल, ताकि उसके तहत तो ये पाबंद किया गया रजिस्टर्ड पर्सन को कि ये जो है ना अपनी जो इनवाइसिंग है वो डिजिटल सिस्टम पे थ्रू इंटीग्रेट करें। अब डिजिटल सिस्टम क्या है, आपका अपना जो सॉफ्टवेयर है, आपका अपना जो हार्डवेयर है बिजनेस का, उसको आपने FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, ताकि जो भी आप इनवाइस करेंगे रियल टाइम में, वो रियल टाइम में आपकी इनवाइस FBR को रिपोर्ट हो रही होगी। तो आपने इनवाइसिंग उस सिस्टम से करनी है। अब उसके लिए इन्होंने लाइसेंस इंटीग्रेटर रखे हैं, वो लोग लाइसेंस्ड हैं जो कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की FBR के सिस्टम के साथ करेंगे। उनमें एक पराल है, 3 कंपनीज और इसमें टोटल 4 इंटीग्रेटर्स हैं। लेकिन पराल जो है वो ये सर्विसेज फ्री में ऑफर कर रहे हैं, जबकि जो बाकी इंटीग्रेटर है उसकी कोई फीस चार्ज कर रहे हैं। तो ताकि ये सिस्टम चलेगा, इसके हिसाब से जब इनवाइसिंग आप अपनी करेंगे, आप इनवाइस बनाते हैं, इनवाइस को सेव करते हैं, देन आप FBR को सिंक्रोनाइज कर देते हैं, तो आपकी इनवाइस FBR को रिपोर्ट हो जाती है। उसके ऊपर FBR का एक कोड और FBR का मोनोग्राम, FBR का एक इनवाइस नंबर लाके उसके सिस्टम के ऊपर आ जाता है। अब ये इंटीग्रेशन है, ये वो आप तमाम लोगों ने करवानी है जो सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोग, यानी ये सेल रजिस्टर्ड लोगों के ऊपर डिजिटल इनवाइसिंग वाला इशू आया है और उन्होंने इसको करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है, अकानमिक डिजिटल
ऑटोमेशन की तरफ, आपके इससे जो चीजें आपकी इनवाइसिंग है, जैसे आप रिटर्न का नेक्सस ये बनाते हैं, आप डाटा फीड करते रहते थे, आप इस सिस्टम के तहत यही किया गया है कि आप जब डिजिटल इनवाइसिंग के तहत करेंगे तो आपका नेक्सस ही ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसको आप रिटर्न में अपलोड करें और आके आप रिटर्न फाइल कर लें। पहले आपको एक इनवाइस सिस्टम के अंदर, सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाकर डालनी पड़ती थी, डालने के बाद सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन यह कि आप इसको तो थोड़ा सा उन्होंने ना चेंज कर दिया है डिजिटल इनवाइसिंग के थ्रू। अब वो तो पॉइंट ऑफ सेल वाला जार है, उस पर अभी नहीं उन्होंने बताया कि वो क्या करेंगे, क्योंकि ये जो डिजिटल इनवाइसिंग वाला कंसेप्ट है जनवरी 2025 से ऑनवर्ड जो नोटिफिकेशन आए हैं, उससे पहले जो थे वो पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से थे। अब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है कि जो लोग उससे पहले के रजिस्टर्ड लोग थे उन्होंने पॉइंट ऑफ सेल पे चलना है अभी तक, और जो आगे नेक्स्ट लोग हैं वो अपने आपको डिजिटल इनवाइसिंग को करेंगे, और वो ओवर द फेज वो लोग भी अपने आप को सिस्टम में शिफ्ट कर लेंगे। अपना एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को जो भी उनका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ERP सिस्टम है, उसे करेंगे। अभी मार्केट में बहुत से लोगों ने सिस्टम डेवलप करने शुरू कर दिए हैं, तो वो लोग अपने सॉफ्टवेयर दे रहे हैं मार्केट में, उसको इंटीग्रेट जो करवा रहे हैं FBR के साथ। तो कुछ लोग पराल के थ्रू कर रहे हैं, कुछ जो है ना बाकी लाइसेंस इंटीग्रेटेड को उसको इंटीग्रेट करवा रहे हैं, और करना चाहिए। अब इसी के जो चैलेंजेस है, वो सबसे बड़ी बात देखने वाली है कि हमें अपना जो बिजनेस मैन है उसके लिटरेसी रेट को भी देखना है, उसको उस चीज को भी देखना है, उसके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को देखना है। एक इसका एस्पेक्ट ये भी है, जहां तक थोड़ा सा आपका आसानी पैदा है, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी उससे किसी हद तक इंक्रीज हुई है। अब आपने एक लाइसेंस, जब ये डिजिटल इनवॉइसिंग का सिस्टम लगाना है तो उसकी कॉस्ट है, आपने इंटीग्रेट करना है, उसकी पेमेंट करनी है चीजें, फिर उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी उसकी रनिंग कॉस्ट है, जो कि आप किसी IT के कंसल्टेंट को, CID एक्सपर्ट को पे कर रहे होंगे, और बिजनेसमैन ने पे करनी, FBR ने पे नहीं करनी, और वो लोग उसको चार्ज भी करेंगे और वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। फिर उसके लिए जितनी भी चीजें चलेंगी, आसानी तो सर ये कनेक्शन ये बन जाता है, लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस थोड़ी सी इससे बढ़ जाती है। हाँ, एक उसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि इससे आपकी जो बिजनेस, ये डिजिटल इनवॉइसिंग आने की वजह से आपका रोजगार भी किसी हद तक बढ़ेगा। वो लोग जो IT से एक्सपर्ट हैं, ICID में काम कर रहे हैं, वो आएंगे काम करेंगे। अकाउंटेंट्स की जो जॉब्स हैं वो निकलेंगी, अकाउंटेंट्स की जॉब बढ़ेगी। जिस बंदे ने ये डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम लगाना, उसको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, वो अकाउंटेंट ही आपकी इनवॉइसिंग सिस्टम में फीड कर सकता है, अकाउंटेंट ही उसको समझ सकता है, तो उससे आपका ये रोजगार भी पैदा होगा। ऐसा नहीं है, कंसल्टेंट का काम भी बढ़ेगा, तो जब कंप्लायंस बढ़ते हैं कंसल्टेंट का काम भी बढ़ता है, लेकिन वो किसी हद तक ये जरूरी भी है, क्योंकि हमें अगर इस मुल्क को चलाना है तो इस मुल्क को टैक्स की जरूरत है। हम बगैर टैक्स के ये मुल्क नहीं चला सकते, तो उस टैक्स की कलेक्शन के लिए जो जितने भी लीकेज है उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि हम कुछ ना कोई सिस्टम ऐसा लेके आए। हाँ ठीक है, इसको फेजेस में करें, इसमें जो बिजनेस मैन है उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको नॉलेज देने की जरूरत है, उसको बताने की जरूरत है कि उसके लिए किस हद तक बेनिफिशियल है। कुछ बिजनेस है ऐसे छोटे हैं, हम उसमें ये चाहिए था कि वो कुछ ऐसे बिजनेस एक सर्टेन टर्नओवर तक उनको इससे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कि वो उसमें ना आए इनवॉइसिंग सिस्टम को। जैसा बिजनेस बहुत छोटा है, लेवल में बिजनेस है, उसको इसमें आने की जरूरत नहीं थी, वो ना उसको काट देते। लेकिन हमने तो सबको काट दिया, जो भी सेल्ड रजिस्टर्ड बंदा, चाहे वो उसका बिजनेस का वॉल्यूम में कम है या ज्यादा है, वो सामने अपने आप को ये सारे इंटीग्रेट करा। बहुत सी चीजें डिजिटल इनवॉइसिंग के साथ ई-कॉमर्स के अंदर बहुत सी चेंजेस आई हैं। ई-कॉमर्स बिजनेस जो है ना वो काफी इवॉल्व हो रहा था, वो पीरियड स्पेशली जब कोरोना आया। तो कोरोना के बाद इस मुल्क के अंदर ये जो ऑनलाइन बिजनेस है, इसका कंसेप्ट पहले भी था, लेकिन बहुत ज्यादा उसके बाद बड़ा इवॉल्व हुआ। लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेडिंग ये स्टार्ट की, और अब बहुत ज्यादा वो ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू हो गई। लेकिन अब ऑनलाइन जितना भी बिजनेस हो रहा था वो टैक्स नेट में नहीं था, उसको टैक्स नेट में लाने के लिए तो काफी सारी सेल टैक्स एक्ट में भी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी, कस्टम्स में भी हर जगह पे इसको अमेंडमेंट की गई है। ई-बिलिटी का कंसेप्ट लाया गया है, ई-कॉमर्स का कंसेप्ट लाया गया है कि आप अपनी जो गुड्स हैं अगर डिजिटली आप सेल हो रही हैं, आपकी किसी प्लेटफॉर्म को तो सेल हो रही हैं, तो आप उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आप उसमें अगर आप कोरियर सर्विसेज के थ्रू यूज करते हैं, कोरियर वाला आपके गुड्स को डिलीवर कर रहा है, तो उसमें कैश ऑन डिलीवरी का कंसेप्ट है, वो कोरियर वाला जो है ना वो टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर आप कोरियर में दे रहे हैं तो ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस वहां यूज कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन आपकी चीजें आ रही हैं, प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, तो डिजिटल मीन से पेमेंट हो रही है। उस सूरत में कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट नहीं हो रही, आप कोरियर में डिलीवर तो कर दी प्रोडक्ट, लेकिन आपने पेमेंट जो है ना जो परचेजिंग की है वो आपने ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से कर दी है या आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया है, कैश पे ऐसे कर दिया, तो उस सूरत में जो टैक्स का रेट है वो 1% है। और जो कोरियर कैश ऑन डिलीवरी पे 2% है इनकम टैक्स का रेट। लेकिन ये जो टैक्स है फाइनल टैक्स भी है, वो साथ वो ट्रांजेक्शन जो इसके तहत रूट होंगी, ऑनलाइन बिजनेस की ट्रांजेक्शन है, सेक्शन 6A के तहत उनकी टैक्सेशन हो रही है, और सेक्शन 8 में बताया गया है कि इनके ऊपर जो टैक्स है वो फाइनल टैक्स है। कैश ऑन डिलीवरी 2% जो टैक्स लगेगा वो फाइनल है, अदर देन कैश ऑन डिलीवरी जो है ना वो 1% है, वो टैक्स फाइनल है। इस तरह सेम ही कंसेप्ट सेल टैक्स एक्ट में भी लाया गया है, ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड के वहां भी एज ए विदहोल्डिंग जो है ना वो होगी। जो आपके ई इंटरमीडिएटरीज हैं या वो कोरियर सर्विसेज हैं, ये लोग आपकी विदहोल्डिंग करेंगे, जो 2% रखी गई है। जो ग्रॉस जो आपकी सेल होगी उसका 2% सेल टैक्स विद होगा,
उस बंदे के लिए जो सीआरटीएस में रजिस्टर्ड बंदा नहीं है उसके लिए तो फाइनल टैक्स है, लेकिन वो लोग जो सीआरटीएस में रजिस्टर्ड है जिनका अदर देन ऑनलाइन बिजनेस का लेवल बिजनेस है वो अपने उसके लिए टैक्स एडजस्टेबल होगा और वो अपने टैक्स की एडजस्टमेंट लेगा और अपनी ओवरऑल जो भी 18% के हिसाब से सीआरटीएस चार्ज करेगा और उसको पे करेगा। ये चीजें अच्छी हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग वाली चीजें लानी चाहिए, क्योंकि हम जब तक चीज को डिजिटलाइज नहीं करेंगे, अपने जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो काम नहीं करेंगे, तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो इस बेहतरी के लिए ये बहुत जरूरी था और ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमें दो चीज देखने वाली है कि हमने जो हमारे बिजनेस लोग हैं उनको इसको प्रॉपर एजुकेट किया जाए, उसको देखा जाए कि वो किस हद तक लिटरेट है, उसको क्या है, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी इंक्रीज है। और जो लाइसेंस इंडिकेटर हमने 3-4 लोगों को दिया है उसकी वजह से लोग उन 4 लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और नंबर ऑफ बिजनेस जो यूनिट्स है वो ज्यादा है, तो 4 लोग उनको तो नहीं कैटर कर सकते। इसलिए चाहिए कि हमें जो लाइसेंस इंडिकेटर उनकी तादाद भी बढ़ाई जाए ताकि वो ज्यादा बढ़े और उसके बाद लोग इंटीग्रेट करें और ताकि ये इकॉनमी हमारी डॉक्यूमेंट होगी। टैक्स आएगा तो मुल्क चलेगा और इस मुल्क के लिए बहुत ज्यादा टैक्सों की जरूरत। और अभी तो वैसे जो हालात चाह रहे हैं मुल्क के अंदर, सैलाब आया हुआ है, हर तरफ लोग सफर कर रहे हैं, तो बादशाह ने पहले तबाही मचाई है नॉर्दर्न एरियाज में, अब सैलाब ने तबाही मचाई हुई है, बहुत से लोग बेकार हुए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत ज्यादा इससे सफर किया उसने, लोगों की जो फसलें हैं तबाह हो गई हैं इस सैलाब की वजह से। तो अब इस वक्त तो हमारी जो इकॉनमी है उसके ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा सर, क्योंकि वो ये सारी चीजें हमने उनको देनी है, उन लोगों को कैसे कंपनसेट करना है। वो लोग जो सफर कर रहे हैं जिनके बिजनेस सफर हो गए हैं सैलाब की वजह से, तो सारी वजह से उससे टैक्स कलेक्शन में भी इम्पैक्ट आएगा आपका। ये सबको देखने के लिए हमें जो कोई स्पेशल मेजर्स करनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा, उन इलाकों के लिए भी हमें कुछ सोचना पड़ेगा जहाँ सैलाब आया और सारी चीजें आई हैं। बहुत शुक्रिया अच्छा बशीर साहब, आपने हमें टाइम दिया। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।